हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग अपना स्टडी में लगा रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर प्रेजेंट हुआ हूं जनरल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का 26 पार्ट। और आज हम बात करने वाले उन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि आप चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए विद बेल आइकन बटन के साथ में, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपनी निर्धारित समय सुबह 9 बजे क्लास को अवश्य अटेंड कर सकें। और आप मुझे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य किया कीजिए, जिससे आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं, और मैं भी देख पाऊँगा कि आपके वास्तव में जो आपने आंसर किया वो सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करें और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण होता है। नंबर 1, भूकंप जिसे अर्थक्वेक कहते हैं। 2, सुनामी। 3, अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ अनहेल्थ कंडीशंस। और 4, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसका कारण क्या है, तो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बात करें, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, उनका मेन कारण होता है ग्रीन हाउस गैसेज। जब सूर्य, अब आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो जब सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो ऊष्मा जो पृथ्वी से बाहर की ओर निकलती है, लेकिन कुछ गैसें व कुछ इस प्रकार की ऊष्मा रोधी गैसें इसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेती हैं। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी गर्म होकर धीरे धीरे ठंडा स्टार्ट होती हैं, तो उसमें कुछ गैसें होती हैं जब, और जो ये ऊष्मा पृथ्वी से बाहर निकलती है, तो उस कंडीशन में कुछ गैसें या कुछ ऊष्मारोधी गैसें होती हैं जो क्या करती है, इसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के बाद में उस भाग को पुनः वापस, कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, शेष बचे हुए भाग को वापस अपनी उसी तल पर भेज देती हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में एक एक्स्ट्रा ऊष्मा एकत्रित हो जाती है। क्या होता है, जिससे वायुमंडल को जो वायुमंडल का भाग होता है, निचला भाग होता है, उसमें एक्स्ट्रा ऊष्मा एकत्रित हो जाती है, जिसके कारण जो वायुमंडल का टेम्परेचर उसमें वृद्धि होती है। और वायुमंडल के वो टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव उसे अपन कहते हैं। तो आप समझ पा रहे ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। बात करें ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी क्या होती हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। नंबर 1, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की हानि। 2, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जमाव में बढ़ोतरी। 3, यूवी विकिरणों से संपर्क। 4, कचरा प्रभाव क्षेत्र। तो आपको बताने में से कौन सा एक विश्वव्यापी कारण है जो पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कचरा भराव क्षेत्र है। कहने का मतलब जो कचरा भराव क्षेत्र कि जहाँ का अत्यधिक मात्रा में कचरा भरा होता है वो पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं हो सकता। बात करें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी की हानि वायुमंडल में जो CO2 के जमाव में वृद्धि होती है। कहने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में वृद्धि अथवा जो अल्ट्रावायलेट विकिरणस है उनसे संपर्क आदि से विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण होता है। कहने का मतलब जो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी है, यूवी विकिरणों के साथ में संपर्क है, ये सारे पर्यावरण की दुर्दशा के कारण होते हैं, जबकि कचरा भराव क्षेत्र विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। OTC दवा क्रोसिन किस प्रकार की दवा है। नंबर 1, दर्दनाशक। 2, ज्वरनाशक। 3, दर्दनाशक व ज्वरनाशक। 4, रोगाणु रोधक। तो आपको बताना है OTC दवा क्रोसिन किस प्रकार की दवा है। तो डिफरेंस का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दर्दनाशक व ज्वरनाशक।
यानी कि जब भी अपन अपने शरीर में दर्द होता है या अपने बुखार हो जाती है उसके अंदर अपन क्रोसिन नामक एक टैबलेट लेते हैं जिसको ओटीसी दवा कहते हैं, ओटीसी दवा होती है क्रोसिन, तो वो दर्दनाशक और ज्वरनाशक दोनों के लिए एक कारगर साबित होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीएनए एक्सपेरिमेंट से संबंधित नहीं है? नंबर 1 जातीयता, 2 कुल परंपरा, 3 वंशावली और 4 पोलियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पोलियो। यानी कि पोलियो एक ऐसी बीमारी होती है जो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। इसके अलावा जातीयता है, कुल परंपरा है, वंशावली है, यानी कि इन सबका अपन डीएनए परीक्षण के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि अपन किस वंश से रिलेटेड है, अपने क्या सी किस जाति से हैं, क्या अपनी वंशावली है, कौन सी किस परंपरा से है, ये सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन पोलियो के लिए डीएनए परीक्षण कारगर साबित नहीं होता है। ओके फ्रेंड, बात करें पोलियो की, तो जो पोलियो की वैक्सीन होती है ये एक वायरस जनित रोग है और इसकी वैक्सीन को सबसे पहले विकसित किया था अल्बर्ट सोबिन नामक वैज्ञानिक ने। किसने विकसित किया था? अल्बर्ट सोबिन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। और बात करें इसके टीके की खोज करने वाले थे तो 1952 में जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। यानी कि विकसित तो किया था अल्बर्ट सोबिन ने और खोज की थी किसने? जोनास साल्क ने। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो आपको ऑप्शन एक साइड में विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं, दूसरे पर उनके अनुप्रयोग दिए गए, तो आपको बताना है कौन सा किसके साथ में रिलेटेड है। तो नंबर 1 है ए रेडियो तरंगे, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स का रिमोट स्विच, बी माइक्रोवेव राडार प्रणाली विमान नेविगेशन में प्रयुक्त, 3 अवरक्त तरंगे सेल्युलर फोन, 4 यानी कि डी गामा तरंगे चिकित्सा में कैंसर की सेल्स को नष्ट करने में। तो आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है, तो अपन जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि जो रेडियो तरंगे होती हैं वो सेल्युलर फोन में यूज की जाए। अपन जो फोन यूज करते हैं, अपन जो सेल्युलर फोन्स यूज करते हैं उनमें जो विभिन्न प्रकार की रेज निकलती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। कैसी वेव्स होती हैं? रेडियो वेव्स होती है, जिनके माध्यम से अपन जैसे कोई भी अपन किसी से बात करते हैं, किसी से मैसेज करते हैं, तो इन रेडियो तरंगों के माध्यम से अपन आमने सामने एक दूसरे संपर्क स्थापित कर पाते हैं। ओके फ्रेंड, नंबर 2 माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव यूज किया जाता है राडार प्रणाली विमान नेविगेशन में प्रयुक्त होता है। यानी कि माइक्रोवेव का प्रयोग राडार प्रणाली के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पे किस तरह राडार, तो कई बार क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया कि राडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो राडार की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया था कि राडार का फुल फॉर्म क्या है या राडार का विस्तारित रूप क्या होता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऑप्शन बी का राइट होगा 2 राडार प्रणाली विमानन नेविगेशन में प्रयुक्त होता है। बात करें सी अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगों का उपयोग अपन घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स जो जितने भी उपकरण हैं, टीवी टेलीविजन जो रेडियो, इन सब के जो रिमोट से चलने वाले जितने भी हैं उन सब में अवरक्त तरंगे विकसित होती हैं और इसी वजह से रिमोट काम कर पाता है। बात करें 4 गामा किरणें। तो गामा किरणों का उपयोग यूज करते हैं कैंसर की सेल्स को नष्ट करने में। चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है कि जो कैंसर सेल्स होती है जो असंख्या मात्रा में बढ़ने लगती है उन सेलों को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, कि कीमोथेरेपी के माध्यम से इनका उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 3 2 1 4। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, कि रिसाइकल नहीं किया जा सकता। नंबर 1 समाचार पत्र न्यूज़पेपर, 2 नोटबुक कागज नोटबुक पेपर और 3 गत्ता इसको जिल्ड कहते हैं। नंबर 4 मोम युक्त पेपर। तो आपको बताने में से कौन सा ऐसा है जिसको पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। तो अगर राइट आंसर ऑप्शन 4 मोम युक्त पेपर, क्योंकि जो मोम युक्त पेपर होता है उसको अपन रिसाइकल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर होती है, नोटबुक पेपर होते हैं, जिल्ड होते हैं, उनको अपन गला करके फिर से नया कागज बना के उनको फिर से अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन मोम युक्त कागज को यूज नहीं किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। नंबर 1 पानी में, 2 तेल में, 3 केरोसिन या मिट्टी के तेल में और 4 तरल हाइड्रोजन में। तो आपको बताना है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु किस में रखा जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 केरोसिन या मिट्टी के तेल में। मैंने पिछले में आपको बताया था कि जो सोडियम पोटेशियम होते हैं दो एक ऐसे अत्यधिक क्रियाशील तत्व होते हैं जो ही नमी या
पानी के संपर्क में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं तो एक विस्फोट ज्वाला के साथ में उनमें आग लग जाती है, जलने लगते हैं और जो किसी भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकते हैं उनसे। तो उनसे आग लगने से बचने के लिए हमेशा इनको पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? नंबर 1 विलियम स्टर्जन ने, 2 जोसेफ एस्पार्डिन ने, 3 हैरिसन व कैटलिन ने, 4 हैरी ब्रियरली ने। तो आपको बताना है जो स्टेनलेस स्टील होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हैरी ब्रियरली ने। यानी कि हैरी ब्रियरली नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का विकास किया था। जो स्टेनलेस स्टील बनती है उसके लिए 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। एक होता है क्रोमियम, निकेल और मोलिब्डेनम। यानी कि कौन कौन से किन किन से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील? क्रोमियम, निकेल और मोलिब्डेनम से मिलकर, कि तीनों क्रोमियम, निकेल और मोलिब्डेनम से मिलकर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील। इसके अलावा इसमें 0.1% से 1% तक इसके अंदर कार्बन भी मौजूद होता है जो इसको जंगरोधी बनाने के लिए होता है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील होती है वो क्या होती है? जंगरोधी स्टील होती है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। ओके, बात करें विलियम स्टर्जन की, तो विलियम स्टर्जन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आविष्कार किया था। जो विद्युत चुंबक होती है उसका आविष्कार किसने किया था? विलियम स्टर्जन ने किया था। जोसेफ एस्पार्डिन की बात करें तो इन्होंने सीमेंट का डेवलपमेंट किया था। सीमेंट का विकास किसने किया था? जोसेफ एस्पार्डिन ने। बात करें हैरिसन व कैटलिन की तो इन्होंने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। फिर से बता रहा हूँ, विलियम स्टर्जन इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार, जोसेफ एस्पार्डिन सीमेंट की खोज और 4 हैरिसन कैटलिन रेफ्रिजरेटर। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और विलियम नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 सॉल्वेट, 2 सोल्यूट, 3 इमिसिबल या अमिश्रणीय और 4 डिकेंटेशन। तो बताना है कि कोई भी जब 2 तरल पदार्थ को एक दूसरे में घोला जाता है, जो वो आपस में घुलकर कोई भी किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इमिसिबल, अमिश्रणीय। यानी कि उस कंडीशन को क्या कहते हैं? अमिश्रणीय अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब जब 2 पदार्थों को आपस में घोला जाता है वो आपस में घुलते नहीं है तो उसको अमिश्रणीय अवस्था, इमिसिबल कंडीशन कहते हैं। ओके फ्रेंड, और जब घुल जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं मिसिबल, मिश्रणीय अवस्था कहते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनोइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नंबर 1 केरोटीन, 2 एंथोसाइनिन, 3 कैसेंथोफाइल्स और 4 क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एंथोसाइनिन। के पौधों में पाए जाने वाला जो एंथोसाइनिन वर्णक होता है उसकी वजह से पौधों का जो उसमें विभिन्न प्रकार के कलर से नीला, लाल, बैंगनी ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत फिंगरप्रिंट से संबंधित अध्ययन किया जाता है? नंबर 1 डैक्टिलोग्राफी, 2 एपिडेमियोलॉजी, 3 ज्यूरिस्प्रूडेंस और 4 गायनिकोलॉजी। तो आपको बताना है फिंगरप्रिंटिंग का से संबंधित किसमें किया जाता है विज्ञान की किस शाखा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 डैक्टिलोग्राफी। यानी कि डैक्टिलोग्राफी के अंतर्गत फिंगरप्रिंट से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बात करें एपिडेमियोलॉजी तो इसके अंतर्गत महामारी व उसके उपचार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। जो महामारी कंडीशन होती है तो उसके उपचार से संबंधित अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करें ज्यूरिस्प्रूडेंस की तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरी का मतलब कानून से रिलेटेड है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कानून या विधि से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो वो होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून की विज्ञान, इसको कानून या विधि का विज्ञान भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, गायनिकोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर स्त्री रोग या उनके प्रजनन से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है, वो होती है गायनिकोलॉजी। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनल धातु का संगठन रूप क्या होता है? नंबर 1 तांबा, टिन व जस्ता, 2 तांबा व जिंक, 3 तांबा व टिन और 4 लेड व टिन। तो आपको बताना जो मोनल धातु होती है, जो मोनल मेटल्स होती है उनका संगठित रूप क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 तांबा व टिन। यानी कि तांबा व टिन को मिलाकर जिसमें 80% तांबा होता है और 20% टिन होता है, जब आपस में दोनों मिक्स हो जाते हैं तो एक मोनल धातु बनती है। ओके, बात करें तांबा व जिंक व जस्ता तो इनको मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गन मेटल, जिसमें
88% तांबा होता है, 10% टिन होता है और 2% जस्ता होता है, ठीक है। और जो गन मेटल होता है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ जैसे तोप, गियर, बेयरिंग इन सबको बनाने के लिए यूज करते हैं। बात करें तो तांबा व जिंक को मिलाकर डच धातु बनाई जाती है जो सस्ते आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है। डच में जिसको पर रोल्ड गोल्ड भी कहते हैं। तो तांबा व जिंक से डच धातु बनाए जाते हैं, डच मेटल बनाने में प्रयोग किया जाता है जिसके सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। बात करें लेड व टिन की, तो लेड व टिन के द्वारा सोल्डर बनाया जाता है जो विद्युत से संबंध रखता है, विद्युत उपकरणों में काम आता है शोल्डर, तो वो लेड व टिन से मिलकर बनाया जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंट के संबंध में 3R का सिद्धांत क्या है या 3R का क्या अर्थ है? नंबर 1 रिजल्ट, रिफाइन, रिपोर्ट। 2 रिसोर्स, रिफाइन, रिजल्ट। 3 रेशियो, रोटेशन और रिजल्ट। और 4 रिड्यूस, रिसाइकल और रिफ्यूज। तो आपको बताना है जो 3R क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। यानी कि ये जो 3R का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को रिड्यूस करना चाहिए, उनको रिसाइकल करना चाहिए, इनका रीयूज करना चाहिए। कहने का मतलब जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कि अपन कोई भी अगर वस्तु उत्पादित कर रहे हैं तो उसको अपन बार बार उसको रिड्यूस करते रहना चाहिए। रिसाइकल का उपयोग यूँ करते हैं कि अपन कोई भी अगर वस्तु खराब हो जाती है तो उसको रिसाइकल कर उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। रीयूज की बात करें तो अपन घरों में जितने भी दैनिक जीवन में अपन वस्तु यूज करते हैं, जैसे अपन सब्जी वगैरह मार्केट से सामान लाते हैं तो जो उनकी जो पॉलीथीन्स वगैरह, बैग्स वगैरह आते हैं उनको अपन फेंकने की स्थान पर उनका बार बार उपयोग करें तो वो रीयूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के किन भागों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? नंबर 1 हृदय व मस्तिष्क। 2 मस्तिष्क व वृक्क। 3 हाथ व पैर और 4 आंख व कान। तो आपको बताना है जो मानव शरीर के किन भागों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हृदय व मस्तिष्क में। यानी कि अगर जो अपना जो माइंड और अपना जो हार्ट होता है उनमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमआरआई का विस्तारित रूप क्या होता है? एमआरआई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। नंबर 1 मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 2 मैग्नेटिक रेजिस्टिव इंटरफेरेंस। 3 मैग्नेटिक रिसोर्स इंटरपीलर और 4 नन ऑफ अबोव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है एमआरआई का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की फुल फॉर्म होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। मरकरी का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितना होता है? नंबर 1 5.20 इंटू 10⁻⁸ 2 10⁻10 3 49 इंटू 10⁻⁶ और 4 94 इंटू 10⁻⁸। तो आपको मरकरी का रेसिस्टेंट बताना है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 94 इंटू 10⁻⁸। यानी कि मरकरी का प्रतिरोध होता है 94 इंटू 10⁻⁸, इसका रेसिस्टेंस होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। नंबर 1 यूनिट प्रतिरोधकता, ओम मीटर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, विद्युत विभवांतर, वोल्टमीटर और IR ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर को जानिए। तो जो यूनिट होती है वो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होती है। यूनिट क्या होती है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक या व्यापारिक मात्रक होता है। बात करें ओम मीटर, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टेंसी का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर इसका होता है। ओके, विद्युत विभवांतर की बात करें तो विद्युत विभवांतर वोल्ट मीटर पे यानी कि वोल्ट मीटर को से नापने के किसको विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। IR होता है ओम के नियम से रिलेटेड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आंख का प्राकृतिक लेंस अपारदर्शक हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? नंबर 1 ग्लूकोमा, 2 कैटरेक्ट, 3 एस्टिग्मेटिज्म और 4 मायोपिया। तो आपको बताना है जब ये आंख का लेंस हो रहा है वो अपारदर्शक हो जाता है, कहने का मतलब उसके आर पार दिखने लगता है, तो उस कंडीशन को कौन सा रोग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कैटरेक्ट। यानी कि कैटरेक्ट रोग की वजह से लेंस क्या हो जाता है? अपारदर्शक हो जाता है। बात करें मायोपिया, तो मायोपिया को अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बल्बों का प्रकाश
नीलापन लिए होता है उनमें कौन सी गैस भरी होती है? नंबर 1 नाइट्रोजन, 2 आर्गन, 3 सोडियम और 4 हल्का अंदर हल्का नीला रंग कर दिया जाता है। तो आपको बताना है जो बल्बों में प्रकाश का नीलापन दिखाई देता है उनमें कौन सी गैस भरी होती है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आर्गन गैस भरी होती है। यानी कि जब कई बार देखा होगा कोई बल्ब लोगों को नीलेपन की रोशनी में दिखाई देते हैं तो उनमें आर्गन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से जो बल्ब का प्रकाश होता है वो नीलापन लिए हुए दिखाई देता है। और कई बार आपने देखो जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है उनमें पीले कलर की लाइट दिखाई देती है, तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें सोडियम भरा होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? नंबर 1 मेंडलीफ ने, 2 डोबेराइनर ने और 3 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डोबेराइनर ने। यानी कि डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने प्लेटिनम को सबसे पहले पहचाना था। जो प्लेटिनम होता है इसका प्रतीक चिन्ह Pt होता है और ये 78 नंबर का तत्व होता है, जिसकी परमाणु त्रिज्या की बात करें तो इसकी परमाणु त्रिज्या होती है 195.08 डिग्री होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है या आपकी किसी फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स की हेल्प कर सकता है जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप या अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। इससे इतना सा होगा कि आपके फ्रेंड्स को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा जो मैसेज है उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और दोस्तों इससे रिलेटेड PDF आप जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंत में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने प्रत्येक वीडियोज़ की PDF डाल दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले वाले की वीडियो को अगर आपको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और मेरे साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाई रहिए, क्योंकि जितना मुझे आप सपोर्ट करेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए और इतनी इससे भी ज़्यादा बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो गुड बाय फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।